नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी फिजिक्स और उसका चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है। और बच्चों, जैसे आप जानते हैं बहुत ही शानदार चैप्टर है और आपको भी इसमें ज़रूर मज़ा आ रहा है क्योंकि पहले परावर्तन पढ़ा। परावर्तन के अंदर स्पेशली दर्पण समीकरण F=R/2 दोनों वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये सब पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा अपवर्तन, और अपवर्तन से ही एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और दैनिक जीवन में जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ना, वो इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हीरे का चमकना है, मरीचिका का बनना है, ये सब घटनाएं हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम की याद दिलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। यहाँ से हम एक बिल्कुल आसानी से एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम माइंड में फिट करके जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पहले हम इसको समझ लेते हैं होता क्या है। चलो देखिए, मैं आपसे एक इमेजिन पूछूंगा। एक इमेजिन ये है कि मान लीजिए प्रकाश की किरण, जैसे मैंने कहा कि सघन माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, चलो सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में, तो एक एंगल से जाएगी, फिर थोड़ा सा दूर हटेगी। ठीक है, तो अब इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो इसका आपतन कोण है वो आई है। तो अब मैं आई में थोड़ा चेंज कर दूंगा, आई को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। आप सीधा से दिमाग लगाइए, इस लाइन को हमने और ऊपर उठा दिया, आपतन कोण बढ़ा दिया, तो इसको बढ़ाया तो इसने भी उधर बढ़ा दिया, आई बढ़ाया, आर बढ़ गया। ठीक है, अब मैं इसको इतना बढ़ा दूं, क्या भाई संभव तो है, क्या संभव है ऐसा कि हम इसको और ऊपर उठा दें तो ये और बढ़ जाएगा? बिल्कुल संभव है। तो जब इस आई की वैल्यू हमने कुछ ऐसी कर दी, मान लो इतनी वैल्यू कर दें हम, जैसे इसको ऊपर उठा रहे हैं ये नीचे आ रही है, कौन? अपवर्तित किरण। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पर ये किरण क्या हो जाती है, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, और उस कंडीशन में इस आई को हम कहते हैं IC, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। यानी एक ऐसा क्रांतिक कोण, एक ऐसा कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्या अब भी नहीं रुकेंगे हम और खींचेंगे उसको, किसको? इस भुजा को, ताकि आई और बढ़ा दें। अब हमने आई की वैल्यू इस IC से भी ज़्यादा ले ली, और IC से अगर आप वैल्यू ज़्यादा ले रहे हो दैट मीन्स अब वो 90 भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण में बदल जाएगा, और वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में ये क्या होती है, वापस आ जाती है। क्या समझे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जा रही है तो आपको पता है आई की वैल्यू आर की वैल्यू से कम होती है, लेकिन जब हम आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक वैल्यू आई की हमें ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर आर की वैल्यू 90 हो जाती है, 90 परपेंडिकुलर। ठीक है, और हम अब भी नहीं मान रहे हैं, हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। क्रांतिक कोण से IC से भी हमने उसको अधिक बढ़ा दिया, तो भैया आर की वैल्यू और बढ़ जाएगी, 90 से ऊपर चली जाएगी, और प्रकाश किरण जिस माध्यम में थी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। पहले बात करें क्रांतिक कोण की, समझ में आ चुका है आपकी क्या, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि विरल से जब सघन में आती है तब तो अभिलंब के पास आती है, यहाँ दूर भागेगी, एंगल बढ़ेगा आर का। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचित होती है तो एक ऐसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि तो होती है। अब वो वृद्धि उस कोण के संगत 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, वो कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। चलो पढ़ते हैं। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण के उस विशिष्ट मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक
कोण कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। क्रांतिक कोण में के संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ओके, चलो देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। चलो देखिए, पहली बात तो ये है, जब क्रांतिक कोण से जा रही है प्रकाश की किरण तो आपतन कोण कितना है 90 डिग्री। अब हम नहीं मान रहे, हमने आई के मान में और चेंज कर दिया, मतलब आई का जो मान है वो हमने कर दिया ग्रेटर देन आई सी, क्रांतिक कोण से अधिक। और जब आप क्रांतिक कोण से अधिक कर दोगे तो देखो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कंडीशन वही है, संचित होती हुई जा रही है, तो प्रकाश विरल माध्यम के जो पृथक्कारी पृष्ठ है उस पर क्रांतिक कोण से अगर अधिक कोण पर आपतित हो रहा है, मतलब आई ग्रेटर देन क्या है आई सी है, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होती है, प्रकाश किरण का वापस उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। हम करवाना चाहते थे अपवर्तन, लेकिन क्रांतिक कोण से अधिक हमने आपतन कोण कर दिया, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन। इसलिए इसका नाम क्या है, पूर्ण आप समझते हैं, आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी 2 शर्तें लिखिए। शर्त पहली, किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहाँ से कहाँ, सघन से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, जब तक क्रांतिक कोण से अधिक कोण का आपतन कोण नहीं होगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी नहीं होगी, तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर क्रांतिक कोण से कम है, अगर क्रांतिक कोण से कम है तब तो कुछ होना ही नहीं है, अपवर्तन ही होगा। सेकंड, जब क्रांतिक कोण की वैल्यू की ही, यानी क्रांतिक कोण से आपतन करवाया जा रहा है, तब आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आई ग्रेटर देन आई सी है, उस कंडीशन में ये वापस प्रकाश किरण अपने क्या होती है, उसी माध्यम में लौट आती है जिससे वो आई है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचित होनी चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मैथमेटिक अगर यहाँ से आता है, न्यूमेरिकल अगर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आगे सोल्व भी करेंगे, फिलहाल फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, हमें पता है स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटा साइन आर बराबर n/1, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण मैंने आपको बताया क्रांतिक कोण से आएगी तो अपवर्तन कोण कितना होगा, बताओ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलो, तो साइन आर कितना हो जाएगा भाई, साइन आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हमें पता है एक होता है, साइन के मान देखिए ध्यान से, 1 - 1 0 0, साइन 90 का मान। कोस का याद करने का तरीका है ये, 1 - 1 0 0, ठीक है। तो साइन के लिए साइन 90 का मान होता है 1 होता है, तो साइन आर की जगह हम कर देंगे 1। ओके, चलो कर दिया। अब क्या बचेगा, बच गया साइन आई आई की वैल्यू हमने क्या की, साइन आई सी बट्टा साइन आर था, साइन 90 डिग्री, वो 1 हो गया, बचेगा क्या n/1, भाई n/1 मतलब n2 बटा n1, ठीक है। चलो अब उल्टा कर दो, n1 बटा n2 कर दिया इसको, भाई पथ उत्क्रमित कर दिया ना इनका, तो ये 1 बटा साइन आई सी हो गया। और आपका एक फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया है, और आप दिमाग में कर लेना, n बराबर 1 बटा साइन आई सी, ये लीजिए। और यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, इस सूत्र को दिमाग में फिट कर लेना, या तो √2 के लिए या √3 के लिए, ठीक है। चलो, ये कुछ मान है जो आपको याद करने पड़ते हैं। सारणी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जल का अपवर्तनांक याद कर लेना 4/3, 1.33, कांच का 1.5, 3/2, ठीक है। और इसमें कुछ क्रांतिक कोण की वैल्यू भी है, तो हीरे के लिए याद करनी है आपको, लगभग 24 डिग्री होती है लगभग, ठीक है। और कांच के लिए लगभग आपके सामने है इसमें 41.14 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू होती हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जल 1.33 अपवर्तनांक होता है, क्रांतिक कोण आपके सामने लिखा है 48.75 डिग्री, ठीक है।
कांच दो प्रकार के हैं इसमें, 1.52 और ये फ्लिट कांच है 1.62, इनकी वैल्यू आपके सामने है। और इसी प्रकार से हीरे के लिए 2.42 इसका अपवर्तनांक है। ठीक है, कोई दिक्कत आपके इसमें आने वाली नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं की हम बात करते हैं, चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरीचिका। मरीचिका क्या होती है? देखिए, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर या रेगिस्तानी क्षेत्रों में, या चलो नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, हम बाइक पर या कोई गाड़ी से हम सड़क पर गति करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और सामने हमें लगता है कि यार पानी भरा हुआ है, ऐसे चमकता हुआ दिखेगा पानी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें लगता है पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे हम वहाँ से जाते हैं ना तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है, हमें भ्रम हो गया। वो भ्रम नहीं था, वो प्राकृतिक घटना थी, और उस भ्रम को, उस जलाशय भ्रम को हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ठीक है, परिभाषा, सामान्यतः गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर हमें जलाशय होने का भ्रम होता है, और उस भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और मरीचिका बनने का कारण क्या है, परीक्षा में पूछा गया था, तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलो इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि खूब तेज़ गर्मी होती है, तेज़ गर्मी होती है तो हवा, भाई रेत गर्म हो जाएगी, रेत गर्म हो गई, सतह गर्म हो गई, गर्म हो गई तो उसके पास की जो हवा ना वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी। सहवन विधि आपको पता है, गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो जो गर्म हो चुके उसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। ऊपर उठ गई, जो भाई यहाँ गर्म है तो यहाँ क्या है? ठंडा है, तो गर्म वाली का घनत्व कम, और उसके संपर्क वाली ऊपर वाली जो परत हवा है उसका घनत्व ज़्यादा। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो सघन माध्यम से कहाँ जाएंगे? विरल माध्यम में जाएंगे, क्योंकि नीचे वाली हवा तो बिल्कुल गर्म हो चुकी है, अपवर्तनांक कम हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही ये मान लो अभी पेड़ है, तो अब हम सघन से कहाँ जा रहे हैं? विरल में जा रहे हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही प्रकाश किरण जाएंगे यहाँ पर, तो एक कंडीशन ऐसी प्राप्त हो जाएगी जहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, और क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण इसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। किसका? पेड़ से आने वाली प्रकाश की किरणों का। और ये जो प्रेक्षक की आंखों तक जो पहुंच रही हैं, प्रेक्षक की आंखों तक जो पहुंचती हैं, तो प्रेक्षक को लगता है कि ये तो भूमिगत से आ रही हैं, भूमिगत से आ रही हैं, तो इमेज कैसी बन रही है? इमेज इसकी उल्टी बन रही है। इमेज उल्टी बन रही है तो उसे लगता है कि उल्टा चित्र है। उल्टा चित्र कहाँ बनता है? उल्टा चित्र पानी की ऊपरी सतह पर बनता है, और उसे लगता है कि भाई वहाँ तो जलाशय है, वहाँ पानी है, जबकि वो पानी नहीं है, वो पानी होने का केवल भ्रम है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट पर बैठे व्यक्तियों को ऐसे दृश्य प्राय देखने को आसानी से मिल जाते हैं, और उस दृष्टि भ्रम को, उस जलाशय होने की भ्रांति को मरीचिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसका कारण यह है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है? रेत के संपर्क वाली, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वायु की परत है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो ऊपरी सतह पर वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ बढ़ जाता है। भाई गर्म हवा का अपवर्तनांक कम, और जो ऊपर ठंडी है उसका ज़्यादा। तो किसी पेड़ से आती हुई जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से, पहली कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी, अवलंब से दूर हटेगी, और क्रांतिक कोण से क्या होगी? आपतित होगी। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होते ही तो बच्चों क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, और जब प्रेक्षक की आंखों में जाएगी तो प्रेक्षक को क्या लगेगा? मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा समझा चुके हैं, तो उसको लगेगा कि ये भूमिगत आ रही है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति ऊँट पर बैठा हुआ है तो उसको वैसे लगेगा कि पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पानी में बनता है। तो प्रेक्षक को जलाशय होने का वहाँ भ्रम हो जाता है, उसे हम मरीचिका कहते हैं। देखिए बच्चों, हीरा चमक रहा है, हीरा चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखना, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो हीरा चमकता इसलिए है क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक 2.4 होता है, और ख़ास बात ये है कि हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो 24 डिग्री होता है, बहुत ही कम, जल्दी से ही क्या होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। भाई कोण की वैल्यू कम है ना, आपतन कोण की वैल्यू बहुत कम है, तो जैसे उसको इंसिडेंट करवाते हैं, आपतित करवाते हैं, जल्दी से अपनी प्रक्रिया को संपन्न कर लेता है। यानी हीरे की घिसाई जो है ना वो इस प्रकार से की जाती है कि वो प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? बार बार क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बार बार प्रेक्षित होती है, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान क्या है बच्चों? कम होता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए हीरा चमकता है। बात करें बच्चों पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की, कुछ डिजाइनिंग प्रिज्म ऐसे होते हैं उसमें प्रकाश को मोड़ा जाता है। ट्रेवलस का नाम लिखा होता है डिजाइनिंग में,
डिजाइन में लाइटें घूमते रहती हैं, या कोई शादी समारोह बड़ी बड़ी डिजाइनिंग में लाइटें लगी हुई हैं, तो डिजाइनिंग देने के लिए उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रिज्म बनाए जाते हैं और उसमें प्रकाश किरण को 90 या 180, ठीक है ना, पाई या पाई अपॉन 2 से क्या होता है, उनको मोड़ा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होते हैं। और कांच के लिए आपको पता है क्रांतिक कोण का मान लगभग अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री होता है। देखिए इस प्रकार की डिजाइन, जैसे ये प्रकाश हमने इस पर डाला, ये मुड़ गया, प्रकाश यहाँ डाला, टकराया, इधर आ गया, इधर टकरा गया, इधर चला गया। तो इस प्रकार से प्रकाश टकराते हुए निकलते रहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, ये को लीजिए यहाँ पे प्रकाश का पुंज, देखो अब ये यहाँ थी नीचे आ गई, ये यहाँ थी यहाँ से ऊपर चलेगी, मतलब यहाँ से प्रकाश क्या और डिजाइनिंग रूप में उनमें जाता है, और डिजाइनिंग ही हमें प्रकाश का वहाँ प्राप्त होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, नाम चमकता रहता है। ठीक है, अब बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रकाशिक तंतु, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 1 नंबर का प्रश्न है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित होता है। तो देखो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है बच्चों, जो संकेत होते हैं सर्वे या दृश्य देखने वाले या सुनने वाले जो होते हैं, उनको लंबी दूरी तक बिना प्रकाश संकेत की तीव्रता में ऊर्जा हानि के संचित किया जा सकता है। आपके ऊपर से चला गया ना, चलो बताता हूँ। पानी के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर होती है भाई, जो रेंज होती है ना 2G 3G 4G 5G 6G अब जो बढ़ती जा रही है, इनके लिए भी क्या होती हैं, केबल पानी के अंदर बिछाई जा रही है। आपने सुना होगा 5G का वर्ल्ड लेवल पर उसको काम चल रहा है, तो सब केबल क्या होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर तो होती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, प्रकाश संकेत हैं या सर्वे दर्शक संकेत है, उनको बहुत लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। जितना संकेत पहले था उसकी तीव्रता उतनी ही रहती है, उसकी तीव्रता में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, और लंबी दूरी के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब होता है क्या, देखिए ये वो केबल है। अब ध्यान से समझ लीजिए, कोई इसमें आपकी दिक्कत आएगी नहीं। ये होती है बच्चों क्लैडिंग, इसको हिंदी में हम कहते हैं आच्छाद, लेकिन ज़्यादातर ना ये आच्छाद शब्द कोई बच्चा नहीं बोलता है, सब बच्चे इसको क्लैडिंग ही बोलते हैं, इसलिए हमने भी इसको क्लैडिंग ही लिखा है, और हिंदी में भी इसको क्लैडिंग ही लिखेंगे, समझ गए। और ये हम इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर और क्लैडिंग, आच्छाद इसका सही हिंदी अर्थ होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है, इसलिए हमने इसको कोर और क्लैडिंग लिखा है। ठीक है, अब देखिए आप, कोर कौन सी है, क्लैडिंग कौन सी है। कोर ये दिख रही है आपको गोल्डन कलर में दिख रही है बिल्कुल, ये आपकी कोर है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, ये क्या इसकी कवर है, इसकी क्लैडिंग है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। आगे बात करें इसमें, तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है, ये जो बाहर जो मैंने आपको दिखाई है केबल, यानी यहाँ से क्या होते हैं, इनमें पतले पतले रेसे होते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण वाले क्वार्टर्स कांच के बने होते हैं, अच्छे वाले के, जिसमें पतले पतले उनको रेसे होते हैं, पतले पतले बारीक रेसे होते हैं। डिश टीवी की केबल छोड़कर आप देखना, उसमें छील कर देखना, उसमें आपको छोटे छोटे आपको मिलेंगे तार, छोटे छोटे से, जिनकी मोटाई क्या होती है 10⁻³ मीटर होती है, से ये मिलकर बना होता है। नहीं बिल्कुल पतले पतले छिले हुए तारों से मिलकर बना होता है। और इसमें आंतरिक बेलन को क्रोड अभी बताया था आपको, और बाह्य को क्या कहते हैं, क्लैडिंग, और इसलिए मैंने ये इंग्लिश वर्ड यहाँ लिखा है। ठीक है, तो कोर और क्लैडिंग। ठीक है, और क्रोड का अपवर्तनांक, ये खास बात है, बस ये दिमाग में फिट करना, क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है, इसलिए देखिए अब कोर अंदर बाहर क्लैडिंग। ठीक है, अब कोर का जो अपवर्तनांक है वो क्लैडिंग से क्या है, ज़्यादा होता है, N1 > N2। ओके, ठीक है, अब ज़्यादा होता है तो माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम से वेल माध्यम हो जाएगा। जैसे प्रकाश किरण आ जाएगी, क्रांतिक कोण से अधिक परावर्तित होगी, और बार बार क्या होगा, इसमें प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। इसलिए इसकी जो विधि है उसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका निर्माण ही कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि एक ओर से जब प्रकाश डाला जाएगा तो परावर्तन होते हुए दूसरे पृष्ठ पर गिरता रहेगा, और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होगा, वो आपतित होगा। और आपतित होने से ही आपको क्या होता है कि आपको पता है इसमें N1 > N2 है। ठीक है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और प्रकाश का क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। जब प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण से, हल्के कोण से हम क्या करते हैं, उन संकेतों को आपतित करवाते हैं, तो क्रोड की और जो क्लैडिंग है उनकी जो विनिष्ट परिवर्तन वहाँ से N1 > N2 होने से, मतलब सघन माध्यम से वेल माध्यम होने से क्रांतिक कोण से अधिक आपतन होता है, और अधिक आपतन होते ही प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है।
विपरीत दिशा में पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। तंतु की लंबाई की जितनी लंबाई है उसमें बार बार वो से चलता जाएगा और वहाँ से लास्ट वाले सिरे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर हम एक और बात करें कि इस प्रकार के संकेतों को भेजने में हमें किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक चरण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंशिक नहीं हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए हमें किसी प्रकार की ऊर्जा हानि वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब बात करें उपयोग की, तो मैंने आपको बताया कि बहुत पतले पतले छील कर बनाए जाते हैं पतले रेशों से, तो उन रेशों को मिलाकर सबको मिलाकर क्या बना देंगे, एक केबल बन जाती है, एक बंडल बन जाता है, जिसका उपयोग प्रकाशिक तंतुओं का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो होता है ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रकाश संकेत के प्रेक्षण व अभिग्रहण में किया जाता है। विद्युत संकेत में देखिए, विद्युत संकेत जैसे मोबाइल की भाषा अलग होती है, मोबाइल में आपने टाइप किया, मोबाइल ने उसको अपनी भाषा में चेंज किया और सामने वाले मोबाइल में भेज दिया, वहाँ भी एक ट्रांसड्यूसर था, उसने क्या किया, जो मैसेज मोबाइल की भाषा से मोबाइल में आया था उसको आपके पढ़ने वाली भाषा में उसने चेंज कर दिया, तो संकेत आप तक पहुँच गए। वो प्रकाशिक तंतु के माध्यम से होते हैं। प्रकाशिक तंतु इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाशिक संकेत प्रेक्षण के लिए किया जाता है। दोनों बातें लगभग सेम ही है, कोई इसमें दिक्कत आपके नहीं होगी। आंतरिक अंग जैसे गर्सिका है, अमाशय हैं, उनके दृश्य अवलोकन हेतु लाइट पाइप, छोटी सी लाइट होती है, या आप स्टेडियम में देखते हो कुछ लाइट ऐसे बिछा कर रखते हैं, या किसी होटल के बाहर देखना आप पेड़ के ऐसे लाइटिंग लगी होती है, तो आपको लगता है लाल सांप की तरह से लगी रहती है उसकी, तो वो क्या है, वो लाइट पाइप होते हैं। वो ऐसे पाइप होते हैं जिनको यहाँ मुंह में आंतरिक अंगों के अवलोकन के लिए यहाँ डालते हैं, तो उसमें अंदर क्या होती है, लाइटिंग हो जाती है। ठीक है, लंबी होती है, इसलिए कि मुंह के अंदर डाल देंगे, थोड़ा अंदर रहेगा, उसको बाहर पकड़ कर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, दिखता रहता है अंदर, और डॉक्टर वो चेकअप आसानी से कर लेता है। एंडोस्कोपी टेस्ट एक होता है, एक एंडोस्कोपी टेस्ट है, ये ध्यान रखना आप। इसमें प्रश्न क्या बनता है आपका कि एंडोस्कोपी जो टेस्ट है उसको प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है, ये प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या महत्व है, तो आप कहेंगे एंडोस्कोपी परीक्षण में होता है। एंडोस्कोपी परीक्षण में प्रकाश की कौन सी घटना काम में आती है, तो आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम में आता है। सजावटी लैंप में भी प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग लाइट के लिए भी क्या होता है, इनका काम होता है। घरों में देख लीजिए, बड़ी बड़ी लंबी लाइन से बिछा दी जाती है और चारों तरफ प्रकाश से डेकोरेशन, शादी में देखना आप इसे स्पेशली चारों तरफ क्या होती है, डेकोरेशन होती है, वो सब क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से ही की जाती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में छोटा न्यूमेरिकल आता है तो आता है n बराबर 1/sin IC। ओके, तो n बराबर 1/sin IC होता है। चलो, हमारा सवाल है कि √2 अपवर्तनांक। ओके, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लियो। n का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। n का मान हो गया √2 बराबर 1/sin IC। अब sin IC बराबर 1/√2। अब बताओ IC इक्वल साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, बताओ। साइन का वो कौन सा मान है जिसका मान 1/√2 होता है, वो होता है 45 डिग्री। देखो n बराबर 1/sin IC। साइन IC भाई इसको चेंज कर दिया, 1 हो गया n। अब साइन IC n का मान कितना है, √2, तो 1/√2 हो गया, और साइन को बदल लेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/√2। 1/√2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। आसान है। एक और सवाल करते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश हवा से किस में आ रही है, हवा में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस समय माध्यम से हवा में क्रांतिक कोण कितना है बच्चों, हवा में कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक निकालना है, तो n बराबर 1/sin IC, तो n बराबर 1/sin कितना, 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा n बराबर 2। चेक करते हैं। n बराबर 1/sin IC, IC का मान कितना हो गया, 30 डिग्री, कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 0.5 कर सकते हैं या 1/2 कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब 2 जाएगा ऊपर, तो n बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हमारे किताब में एक क्वेश्चन भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, वो भी कर लेते हैं ताकि आपका सारा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होता रहे, न्यूमेरिकल आपके साथ साथ में सॉल्व होते रहे, तो बहुत अच्छी बात है। जल से भरा हुआ एक पात्र है, 80 सेंटीमीटर गहराई है, उसकी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, बल्ब रखा हुआ है, बल्ब का एक एरिया ज्ञात करना है कि वो बल्ब कितनी दूर में प्रकाश दे रहा है। ठीक है,
और जल का अपवर्तनांक हमें पता भी है और सवाल में दिया हुआ भी है 1.33। बल्ब को एक बिंदु मानना है। चलो तो देखिए बच्चों, अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा दिया है। बल्ब जो है वो पेंदे में रखा हुआ है, देखिए चित्र के अंदर, ये लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है ये प्रकाश हो गया। अब प्रकाश का जो एरिया है ये देखिए एरिया, और ये एरिया ही हमें ज्ञात करना है। तो ये हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, ये हो गई इसकी हाइट h, कौन से एंगल से आएगा, क्रांतिक कोण से आएगा, क्योंकि पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ दें IC। तो देखो लंब तो ये हो जाएगा लंब r, ये हो जाएगा आपका आधार, क्योंकि IC देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं। tan IC लाल बटा कक्का क्या कहता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो आपका हो गया r, ये ऊपर वाला, और आधार इसकी हाइट, क्योंकि बल्ब नीचे ना, तो बल्ब से लेकर सतह तक क्या हो गया, आधार हो गया, तो ये हो गया h, ठीक है। क्रॉस कर दो तो r बराबर क्या हो गया, h इंटू 10 IC। चलो कोई दिक्कत नहीं है। h का मान हमें दिया हुआ है, h बराबर 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर, ये रख दिया। r इक्वल 0.810 IC, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन IC बराबर 1/10, मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर का सवाल तो ये पक्का बनता है। और अपवर्तनांक हमें पता है 1/1.33। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो ये आ गया 0.75, तो साइन इन्वर्स की अगर वैल्यू निकाली जाए यहाँ से, तो बच्चों वो आ रही है 48.55 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 IC जो है ना, क्योंकि IC की वैल्यू आ गई ना अकेली, IC वैल्यू 48.55 डिग्री है, तो 10 48.55 डिग्री का जो मान है वो 1.1336 मिलता है, ठीक है। अब इस मान को आपको पुट करना है यहाँ पर 10 IC, और h की वैल्यू आपको गिवन है, h की वैल्यू आपको गिवन है, और उनको करना है गुणा, ठीक है। 0.8 रख दिया, 10 IC की वैल्यू ये सोल्व कर दिया 0.90688, ओके। अब ऊपर जो बन रही है उस चित्र में आप देख रहे हो क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है। वर्त का क्षेत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही, इसका स्क्वायर है तो 2 बार आएगी, और इसको सॉल्व करते ही आ गया 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों न्यूमेरिकल साथ साथ कर लेना, क्योंकि उसमें क्या है फिर आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था, स्पेशली ध्यान रखना पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके आवश्यक 2 शर्तें लिखिए, मरीचिका बनने का कारण और हीरे के चमकने का कारण, और ऑप्टिकल फाइबर की पूरी प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों अब इस वीडियो के बाद जो अगले वीडियो हमारे आने वाले हैं उसमें डेरिवेशन होंगी, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर के प्रश्न के रूप में आने के प्रबल दावेदार हैं, और ये दावेदार नहीं, ये मानो आप 101% आने वाले हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप उन डेरिवेशन की सहायता से बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।